राम दुलारी ने देखा कि कमरे के बाहर स्टूल जरूर पड़ा है मगर पहरा देने वाला पुलिस कमांडो गायब था। वो बड़ी हैरान हुई कि पुलिस कमांडो वहाँ क्यों नहीं है। जमुना दास एक खतरनाक भारतीय दहशतगर्द था और इस खुफिया हेल्थ सेंटर में इसे जबरदस्त पहरे में रखा गया था, मगर शायद राम दुलारी की किस्मत इसका साथ दे रही थी। पुलिस कमांडो इस वक्त थोड़ी देर के लिए बाथरूम में चला गया था। राम दुलारी के सामने मैदान साफ था, रहदरी खाली पड़ी थी। राम दुलारी इस कमरे की तरफ बढ़ी जिसके बाहर खाली स्टूल पड़ा था। कोने वाले कमरे से एक नर्स निकली और तेज तेज कदमों से इसके करीब से गुजर गई। इसने राम दुलारी की तरफ कोई खास तवज्जो न दी। राम दुलारी के पास अब किसी की तरफ तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं था। अब इसे जितनी जल्दी हो सके वो काम कर डालना था जिसके लिए वो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर वहां तक पहुंची थी। इसे ये भी एहसास था कि बाहर पहरा देने वाला पुलिस कमांडो किसी भी वक्त नमूदार हो सकता है। वो दहशतगर्द जमुना दास के कमरे का दरवाजा खोलकर चुपके से अंदर दाखिल हो गई। इसने देखा कि बिस्तर पर जमुना दास इसी तरह पट्टियों में बंधा बेसुध पड़ा है। या वो सो रहा था या बेहोश था। वो कोई हरकत नहीं कर रहा था, इसकी आंखें बंद थी। इसे इसी तरह ड्रिप और ऑक्सीजन लगी हुई थी। इसके सीने तक कंबल पड़ा था। अंदर आते ही राम दुलारी ने अपने गिरबान में हाथ डालकर जहरीले इंजेक्शन का सुरींज निकाल लिया था। अब एक एक सेकंड कीमती बेहद कीमती था। राम दुलारी अब एक तजुर्बेकार तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बन चुकी थी, जिन्हें यह बताया जाता था और हिदायत की जाती थी कि अपने मिशन की कामयाबी और अपने गिरोह को पकड़े जाने से बचाने के लिए अगर उन्हें किसी अपने ही साथी को हलाक करना पड़े तो इसे फौरन मौत की नींद सुला दिया जाए। राम दुलारी ने जमुना दास के पलंग के पास जाते ही इसके बाजू पर से थोड़ा सा कंबल हटा दिया। नीचे इसका बाजू नंगा था। जहरीला सुरींज राम दुलारी के हाथ में था। इसने फौरन सुरींज की सुई जमुना दास के बाजू में चुभोई और सारे का सारा जहर इसके जिस्म में दाखिल कर दिया। जमुना दास के हलक से हल्की सी कराह की आवाज़ निकली। राम दुलारी ने सुरींज वहीं पलंग के नीचे फेंकी और पलट कर दरवाजे के पास आकर इसका एक पट जरा सा खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। वो जल्दी से बाहर निकल आई और चादर को जिस्म के गिर्द अच्छी तरह से लपेटती हुई राहदरी में जिस तरफ से आई थी इस तरफ चलने लगी। जहाँ राहदरी का मोड़ मुड़ता था वो वहाँ आई तो अचानक सामने से वही पुलिस कमांडो नमूदार हुआ जो जमुना दास के कमरे के बाहर उस रोज भी पहरा दे रहा था। इसके हाथ में स्टेन गन थी। इसने राम दुलारी पर एक गहरी निगाह डाली मगर राम दुलारी ने अपने हवास को अपने कंट्रोल में रखा और इसके करीब से गुजर गई। पुलिस कमांडो ने राम दुलारी को पहचान लिया था कि वही औरत है जो 2-1 रोज पहले कमांडर शेर खान और गुल खान के साथ आई थी। कुदरती तौर पर वो यही समझा कि ये इन लोगों की अपने जानने वाली औरत है। इसने भी राम दुलारी से कोई पूछगछ न की और खामोशी से चलता जख्मी दहशतगर्द के कमरे के बाहर आकर स्टूल पर बैठ गया। फिर अचानक वो उठा। इसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा। दहशतगर्द इसी तरह बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा था। वो मुतमईन होकर वापस स्टूल पर आकर बैठ गया। इसे मालूम ही नहीं था कि जिस भारतीय दहशतगर्द की जान के खातिर वो वहाँ पहरा दे रहा है वो मर चुका है। राम दुलारी का मिशन पूरा हो चुका था। वो जल्दी जल्दी हेल्थ सेंटर की इमारत से निकलकर रेलवे लाइन की तरफ चलने लगी। रेलवे लाइन को पार करके दूसरी तरफ खेतों में आ गई। वो खेतों में से भी गुजर गई। फिर रेलवे फाटक आ गया। कोई गाड़ी आ रही थी। फाटक बंद था और फाटक के दोनों जानिब कुछ गाड़ियां और रिक्शे वगैरह खड़े थे। पैदल चलने वाले अभी तक रेल की पटरी पर से गुजर रहे थे। वो भी फाटक के छोटे दरवाजे में से होकर रेलवे लाइन पर से गुजर कर फाटक की दूसरी तरफ आकर सड़क के किनारे किनारे शहर की तरफ रवाना हो गई। अब इसे किसी रिक्शा टैक्सी की जरूरत थी। इसे वापस मकंदलाल के पास अपने खुफिया ठिकाने पर जाना था और इसे जाकर यह खुशखबरी सुनानी थी कि इसने वो काम कर दिया है जिसके लिए इसे जहरीला सुरींज देकर भेजा गया था। राम दुलारी चलते चलते सड़क के पीछे भी देख लेती कि शायद कोई खाली रिक्शा टैक्सी आ रही हो। काफ़ी आगे जाकर सड़क के मोड़ पर इसे खाली रिक्शा मिल गया। वो रिक्शे में बैठ गई और ड्राइवर को एक खास जगह चलने के लिए कहा। रिक्शा इस तरफ रवाना हो गया। रिक्शा शहर की आबादी के बाहर निकल चुका था और अभी तक पूरी रफ्तार से जा रहा था। आखिर वो जगह आ गई जहां राम दुलारी ने रिक्शे वाले को चलने के लिए कहा था। काफ़ी आगे जाकर दरख्तों का एक घना जखीरा आ गया। वो इसमें दाखिल हो गई और वहां से भी गुजरने के बाद इस वीरान खंडर की तरफ चल पड़ी जो कुछ फासले पर उजाड़ मैदान में मिट्टी के एक बहुत बड़े टीले के अकब में वाक़ था और जिसकी एक तहखाने में इन भारतीय दहशतगर्दों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। एक भारतीय दहशतगर्द मुसलमान फ़कीर के भेस में खंडर के करीब ही दरख्त के नीचे बैठा था। इसने राम दुलारी को पहचान लिया था। राम दुलारी भी इसे पहचानती थी। वो इसके करीब से गुजर गई। जब वो पुराने तारीखी खंडर में इस जगह आई जहाँ से खंडर के अंदर दीवार के शगाम में से रास्ता जाता था तो वहाँ एक दहशतगर्द झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। राम दुलारी ने उसे और एक दहशतगर्द ने जो पहरा दे रहा था एक दूसरे को देख लिया था। राम दुलारी खंडर में दाखिल होने के बाद नीचे तहखाने में आई तो वहाँ इसकी पार्टी का सरखना मकंदलाल मौजूद था। इसके पास ही दहशतगर्द रामू भी बैठा हुआ था। दुलारी को अपने सामने देखकर मकंदलाल ने पहला सवाल ये किया, इसे ठिकाने लगाया कि नहीं? राम दुलारी ने कहा, अगर तुम्हारे दिए हुए इंजेक्शन का जहर असली था तो जमुना दास मर चुका है। मकंदलाल ने उसे मुबारकबाद देते हुए कहा,
दुलारी, तुमने हम सबको आने वाली मुसीबत से बचा लिया है। मुझे जमुना दास पर भरोसा नहीं था। वो एक तजुर्बेकार और अपने काम का माहिर ज़रूर था, मगर मुझे मालूम है कि वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। दहशतगर्द रामू कहने लगा, जिन लोगों के पास तुमने इतना वक्त गुजारा है, इनके हमारे खिलाफ मंसूबों के बारे में तुम्हें कुछ मालूमात मिली हैं या नहीं? राम दुलारी ने कहा, वो लोग अगर आपस में अंग्रेज़ी में भी कोई बात करते तो इस बारे में मेरे सामने कोई ऐसा जिक्र नहीं करते थे कि वो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। मैं जितना कुरेद सकती थी कुरेद कर इनसे पूछने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमें ऊपर से जो हुक्म मिलेगा इसके मुताबिक एक्शन लेंगे, हम अपने तौर पर कुछ नहीं करते। मकंदलाल कहने लगा, जमुना दास की मौत के बाद जब इन लोगों को ये मालूम होगा कि तुम भी हॉस्टल से गायब हो गई हो तो इन्हें यकीन हो जाएगा कि इस कत्ल में तुम्हारा हाथ है और तुम मुसलमान हशमत बीबी के भेस में सिर्फ जमुना दास को मौत के घाट उतारने के लिए इनके पास आई हुई थी और ये इंटेलिजेंस तुम्हारी तलाश में सारे शहर में फैल जाएगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर नहीं जाना होगा। दहशतगर्द रामू ने कहा, क्यों ना हम राम दुलारी को अपने रावलपिंडी वाले खुफिया ठिकाने पर पहुँचा दें। मकंदलाल बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है। राम दुलारी को बकौल इसके सिर्फ शेर खान और इसके साथी कमांडो गुल खान ने ही गौर से देखा है, या फिर गर्ल्स हॉस्टल की औरत थी या इनका कमांडिंग ऑफिसर जिसने इसे देखा हुआ था। अगर राम दुलारी यहाँ कुछ दिनों के बाद बुर्का पहनकर बाहर निकलती है तो ये CID वालों से महफूज हो जाएगी। वैसे भी इंटेलिजेंस वाले राम दुलारी की शक्ल से नावाकिफ़ हैं। इनके पास राम दुलारी की कोई तस्वीर भी नहीं है जिसे वो दूसरे शहरों की पुलिस को सप्लाई करें या अखबारों में शाया करवाएं। दहशतगर्द रामू ने दुलारी से पूछा, क्यों दुलारी, तुम्हारी कोई फ़ोटो तो इन लोगों ने नहीं उतारी थी? राम दुलारी सोचने लगी, फिर बोली, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मेरी कोई अलग से फ़ोटो नहीं उतारी, लेकिन इतना याद आता है कि एक बार जब मैं शेर खान और गुल खान के साथ गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बैठी थी तो एक आदमी छोटे कैमरे से हमारी तस्वीर उतार कर चला गया था और कमांडो शेर खान ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया था। मकंदलाल बोला, बस यहाँ तुम इनसे मार खा गई हो, उन्होंने बहाने से तुम्हारी तस्वीर उतरवा ली थी। अगरचे इस वक्त तक इन लोगों को तुम पर किसी किस्म का शक नहीं पड़ा था, लेकिन मुझे मालूम है कि इन पुलिस कमांडोज की ज़ाब्ते की कार्रवाई का एक हिस्सा होता है। अब वो इस ग्रुप फ़ोटो में से तुम्हारी तस्वीर अलहदा करवा कर पाकिस्तान के हर सूबे के थानों में तकसीम कर देंगे और मुमकिन है कि तुम्हारी तस्वीर अखबारों में भी आ जाए। अब तुम्हें बुर्का पहन कर भी बाहर निकलने से गुरेज करना होगा, रामू ने कहा। लेकिन बॉस, हम यहाँ बंद होकर भी तो नहीं रह सकते, अभी हमारे सामने बहुत काम है, हमें शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल को भी उड़ाना है। मकंदलाल बोला, जमुना दास की मौत के बाद शहर की सारी पुलिस भी चौकस हो गई होगी, हमें कुछ रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये कमांडो शेर खान और गुल खान की कमांडो तंजीम के ज़ाब्ते की कार्रवाई थी कि उन्होंने राम दुलारी की एक साथ एक ग्रुप फ़ोटो उतरवा ली थी। हालांकि उन्हें इस वक्त तक कतई तौर पर इल्म नहीं था कि ये औरत जो हशमत बीबी के रूप में इनके सामने बैठी है हकीकत में भारत की एक निहायत अय्यार दहशतगर्द औरत है और इसका असली नाम राम दुलारी है। तंजीम के हेल्थ सेंटर में ज़ेर इलाज दहशतगर्द जमुना दास की मौत का इल्म थोड़ी देर बाद ही हो गया था। जब राम दुलारी इसको जहरीला इंजेक्शन लगाकर जा चुकी थी तो इसके 10-15 मिनट बाद ही ड्यूटी नर्स मामूल के चेकअप के लिए जमुना दास के कमरे में आई। इसने देखा कि दहशतगर्द की नाक से खून रिस रहा है और खून का रंग स्याह है। इसने घबराकर जमुना दास की नब्ज़ देखी, नब्ज़ बंद हो चुकी थी। इसने इसी वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर दहशतगर्द को चेक किया तो हैरान होकर नर्स से कहने लगा, इसकी मौत जहर की वजह से हुई है। मगर डॉक्टर, नर्स ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, मैं 6-7 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी, इस वक्त तक मरीज जिंदा था, अगरचे बेहोश था, अभी वापस आकर देखा तो ये मर चुका था और नाक से स्याह खून जारी थे। डॉक्टर ने कहा, हमें हेडक्वार्टर फ़ौरन खबर करनी होगी। डॉक्टर इस वक्त बाहर निकल गया और इसने अपने ऑफिस में जाकर तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर को फ़ोन पर बताया कि जिस दहशतगर्द का यहाँ इलाज हो रहा था मर गया है और मेरे ख्याल में मौत जहर देने की वजह से हुई है। कमांडिंग ऑफिसर ने परेशान होकर पूछा, इसे किसने जहर दिया? वहाँ तो सिवाय आप लोगों के या नौकरों के किसी को आने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर ने फ़ोन पर कहा, सर मैं अपने ऑफिस में था। नर्स का कहना है कि वो 3-4 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर कमांडिंग ऑफिसर ने फ़ोन बंद कर दिया और इसी वक्त कमांडो शेर खान और गुल खान को ऑफिस में बुलवा कर बताया कि हेल्थ सेंटर में ज़ेर इलाज दहशतगर्द मर गया है और डॉक्टर का कहना है कि मौत जहर देने से हुई है। शेर खान और गुल खान हैरान होकर रह गए। शेर खान ने कहा, मगर सर इसे किसने जहर दिया होगा? कमरे के बाहर तो 24 घंटे पहरा होता है। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ये वहाँ चलकर मालूम होगा, मेरे साथ हो। और वो तीनों गाड़ी में बैठकर इसी वक्त हेल्थ सेंटर की तरफ रवाना हो गए। हेल्थ सेंटर में दहशतगर्द जमुना दास की लाश जहर के असर से नीली हो गई थी। कमांडिंग ऑफिसर ने लाश को देखने के बाद डॉक्टर से पूछा, कहीं इसे किसी सांप ने तो नहीं काटा? नहीं सर, ये सांप का जहर नहीं है, इसे इंजेक्शन के जरिए जहर दिया गया है। और डॉक्टर ने वो सिरिंज प्लास्टिक के लिफाफे में से निकाल कर CO को दिखाया जो इसे पलंग के नीचे से मिला था। जहरीले सिरिंज को CO, शेर खान और गुल खान ने गौर से देखा। CO ने शेर खान से कहा, इसका मतलब है कोई बाहर से आया था। इस वक्त कमरे के बाहर पहरा देने वाले संतरी को अंदर बुला लिया गया।
कमांडिंग ऑफिसर ने इससे पूछा कि सुबह से लेकर अब तक डॉक्टर, नर्स और हमारे अलावा और कौन इस कमरे में दाखिल हुआ था। ड्यूटी गार्ड ने सच बोलते हुए कहा, सर मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में गया था, वापिस आ रहा था कि मुझे एक औरत राहदरी में मिली थी। वो औरत कौन थी? सीओ ने पूछा। ड्यूटी गार्ड ने कहा, सर ये वही औरत थी जो 2 रोज़ पहले आपके साथ इस कमरे में आई थी। कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान की आंखें खुली की खुली रह गई। शेर खान ने ड्यूटी गार्ड से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही औरत थी? इसने गहरे रंग की चादर लपेटी हुई थी सर, लेकिन मैंने इसे पहचान लिया था। कमांडिंग ऑफिसर ने गुल खान से कहा, फ़ौरन गर्ल्स हॉस्टल में मिसेस अंजुम को फ़ोन करके पूछो कि हशमत बीबी अपने कमरे में ही है। अगर वो कमरे में ही हो तो इसे कहो कि इसे हॉस्टल से बाहर न जाने दे। गुल खान इसी वक्त बाहर निकल गया। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, अगर वो औरत हशमत बीबी ही थी तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों की साथी थी और हम इसके फरेब में आ गए हैं। इसके बाद कमांडिंग ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लाश के पोस्टमार्टम में कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर ने कहा, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें फ़ौरन मिल जानी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि यह खबर इस हेल्थ सेंटर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि भारतीय दहशतगर्द मर गया है। इसने ड्यूटी गार्ड की तरफ देखकर कहा, तुम भी सुन लो, तुम इसी वक्त कमरे के बाहर पहरा दोगे और दहशतगर्द की मौत का किसी हालत में भी किसी से जिक्र नहीं करोगे। ठीक है साहिब, हमें अफसोस है साहिब कि हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर मैं इस वक्त बाथरूम न जाता तो वो औरत कमरे में दाखिल नहीं हो सकती थी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इस सिलसिले में तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आइंदा बाथरूम में जाओ तो यहाँ किसी आदमी को पहरे पर बिठा कर जाना। ठीक है साहिब, और ड्यूटी गार्ड बाहर चला गया। इसके साथ ही गुल खान कमरे में दाखिल हुआ। इसने कहा, मिसेस अंजुम ने बताया है कि हशमत बीबी सुबह से गायब है, इसका कमरा खाली पड़ा है। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, साबित हो गया है कि हशमत बीबी दहशतगर्दों की साथी थी और वो हमसे ड्रामा कर रही थी और हम इसके बिछाए हुए जाल में फंस गए। हमें शर्म आनी चाहिए। इसके फ़ौरन बाद तीनों मुजाहिद कमांडो गर्ल्स हॉस्टल वापस। हॉस्टल के सदर दरवाजे के बाहर जो 2 आदमी हशमत बीबी की निगरानी के लिए तैनात किए गए थे, इन्हें फ़ौरन बुलवाया गया। जब इनसे हशमत बीबी के बारे में पूछा गया तो वो हॉस्टल से निकल कर चली गई थी और उन्होंने इसका पीछा क्यों नहीं किया तो इनमें से एक सुराग रसा ने तज्जुब का इजहार करते हुए कहा, सर हम में से एक आदमी यहाँ हर 8 घंटे के बाद निगरानी पर मौजूद होता है। हमने इस औरत को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है सर कि औरत बाहर निकलती हो और हम इसका पीछा न करते? कमांडिंग ऑफिसर ने इन्हें कुछ न कहा और मिसेस अंजुम को साथ लेकर हशमत बीबी के कमरे में आ गई। कमरा खाली था। चीज़ों की तलाशी ली गई। अलमारी में हशमत बीबी के एक पुराने जोड़े के अलावा वहाँ इसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे इन्हें कोई मुफीद मालूमात मिलती। कमांडिंग ऑफिसर ने दोनों कमांडो मुजाहिदीन को साथ लिया और अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में आ गए। वहाँ आते ही उन्होंने अपनी स्पेशल इंटेलिजेंस के चीफ को फ़ोन करके अपने कमरे में आने को कहा। 5 मिनट के अंदर अंदर इंटेलिजेंस चीफ आ गया। कमांडिंग ऑफिसर ने अपनी मेज़ के दराज से 2 ग्रुप फ़ोटो निकाल कर दिखाई जो गर्ल्स हॉस्टल के ऑफिस के साथ वाले कमरे में इस वक्त उतारी गई थी जब शेर खान और गुल खान हशमत बीबी उर्फ राम दुलारी से बातें कर रहे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने हशमत बीबी यानी राम दुलारी की फ़ोटो पर उंगली रखते हुए कहा, इस ग्रुप फ़ोटो में से इस औरत की तस्वीर को अलग करवाएं। इसके बाद बहुत सी प्रिंट बनवाएं और ये फ़ोटो सुबह के तमाम पुलिस स्टेशनों पर पहुंचा दी जाए। अपनी इंटेलिजेंस के अहदेदारों को भी इसकी एक कॉपी देकर शहर के अहम नाकोर मकामात पर तैनात कर दें और इन्हें हिदायत कर दें कि जहाँ इस शक्ल सूरत की औरत नजर आए इसे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाए। इंटेलिजेंस चीफ ग्रुप फ़ोटो लेकर फ़ौरन चला गया। शेर खान ने कमांडिंग ऑफिसर से कहा, सर ये मेरी और गुल खान की नाअहलियत है कि हम इस औरत को पहचान न सके और इसके धोखे में आ गए। सीओ ने कहा, इस औरत ने जिस सैयारी से यह ड्रामा खेला था इससे कोई भी धोखा खा सकता था। गुल खान ने कहा, सर जब इस औरत ने काउंटर के पीछे से रोते हुए एकदम हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू काफिर मुझे अगवा करके लाए थे तो हम धोखा खा गए। सीओ ने कहा, इन बातों को छोड़ो, इस वक्त हमारे सामने बहुत से अहम मसले हैं कि इस औरत को जो दहशतगर्दों की साथी और हिंदू औरत है इसको जितनी जल्दी हो सके पकड़ने की कोशिश की है। ये सुराग लगाया जाए कि वो दहशतगर्द को जहरीला इंजेक्शन लगाने के बाद हेल्थ सेंटर से निकल कर कहाँ गई थी। जाहिर है इसके साथी जिन्होंने इसे जहरीला इंजेक्शन दिया था वो इसी जगह में किसी जगह छुपे हुए हैं। इससे पहले कि ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएं हमें इनके खुफिया ठिकाने पर छापा मारकर इन्हें काबू करना होगा। तुम दोनों भेस बदल कर शहर के इन इलाकों की तरफ निकल जाओ जहाँ तुम्हारे ख्याल में दहशतगर्दों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा होगा। शहरी आबादी में हम छापा मारकर इनके आदमी हलाक कर चुके हैं। अब उन्होंने यकीनन शहर से बाहर किसी वीरान जगह पर अपना खुफिया ठिकाना बनाया होगा। तुम्हें अपने खास कमांडो सिविलियन कपड़ों में मुसल्ले करके साथ ले जाने होंगे। फिर सीओ ने गुल खान से कहा, तुम शहर के जुनूबी इलाके में जो वीरान जगह हैं इस तरफ निकल जाओ और शेर खान तुम शहर के शुमाली इलाके में जाओगे। हमें हर हालत में जितनी जल्दी हो सके इन दहशतगर्दों के ठिकाने का सुराग लगाकर इन्हें या तो गिरफ्तार करना है या इन्हें वहीं गोलियों से भून डालना है।
जाओ और फ़ौरन अपना काम शुरू कर दो। शेर खान और गुल खान सलाम करके इसी वक्त कमरे से निकल गए। कमरे से बाहर निकलते ही वो अलग अलग होकर अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। गुल खान ने देहाती आदमी का भेस बदला, अपने साथ 4 मुसल्ले कमांडो मुजाहिदों के भी देहाती हुलिया बनाकर साल लिया और जीप में बैठकर शहर के जनूबी इलाके की तरफ निकल गए। शेर खान ने भी अपने साथ 4 आदमी लिए, खुद भी देहाती आदमियों के कपड़े पहने, अपने मुजाहिदों का भी देहाती हुलिया बनाया और बंद जीप में सवार होकर शहर के शुमाली इलाके की तरफ चल पड़े। भरा हुआ पिस्तौल शेर खान ने अपने लिबास के अंदर छुपा लिया था। चारों कमांडो मुजाहिदों ने भी भरी हुई एक स्टेन गन अपने देहाती लिबासी कुर्तों के अंदर छुपा ली थी। इसके अलावा उन्होंने फालतू मैगजीन भी जीप के अंदर रख लिए। शेर खान को अंदाज़ा था कि दहशतगर्द आमतौर पर वीरान इलाकों में किस किस्म की जगह पर अपने खुफिया ठिकानों के लिए पसंद करते हैं। 1 घंटे के अंदर उन्होंने शहर के दरिया पार का सारा उजाड़ और गैर आबादी इलाका छान मारा। कई जगहों पर उतर कर उन्होंने लोगों से अपने अंदाज में पूछा और सुराग निकालने की कोशिश की, मगर इन्हें कोई कामयाबी न हुई। इस दौरान इंटेलिजेंस चीफ ने हशमत बीबी का क्लोजिव ग्रुप फ़ोटो में से निकाल कर इसकी एक फ़ोटो की 50-60 कॉपियाँ बनवाकर इनमें से 20-25 तस्वीरें अपने ख़ास खुफिया सुराग रसानों को दे दी थी और इन्हें शहर के बाहर के इलाकों में फौरी तौर पर भिजवा दिया था। ये खुफिया सुराग रसान शेर खान और गुल खान को अच्छी तरह से जानते थे और शेर खान गुल खान भी अपनी इंटेलिजेंस के इन ओहदेदारों से वाकिफ़ थे। शेर खान शुमाल मगरबी इलाके में और गुल खान देहाती हुलिया में अपने कमांडोज के साथ शहर के जनूब मशरकी इलाके की छानबीन कर रहा था। इतने बड़े शहर में ख़ास औरत को तलाश करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से ये लोग सुराग रसानी कर रहे थे इसमें इस बात का इम्कान था कि वह दहशतगर्दों के ठिकाने का खोज लगाने में या हशमत बीबी यानी राम दुलारी को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये तजुर्बेकार और तरबियत याफ्ता सुराग रसा कमांडोज थे और भारतीय दहशतगर्दों की नफ्सियात को जानते थे। ये इन दहशतगर्दों की नफ्सियात को सामने रखकर इनका खोज लगाने की सड़तोड़ कोशिश में लगे हुए थे। शेर खान और इसकी कमांडो पार्टी को हशमत बीबी उर्फ राम दुलारी और भारतीय दहशतगर्दों की तलाश में निकले हुए दिन का 1 बज गया था। उन्होंने इस दौरान शहर के निसब से ज़्यादा शुमाली इलाके को छान मारा था, मगर अभी तक इन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी थी। शेर खान के साथ जीप में हसन अली सुराग रसा कमांडो देहाती कपड़ों में बैठा था। इसने हसन अली से कहा, हमसे गलती हो गई है, हमें इस औरत की फ़ोटो को साल लेकर निकलना चाहिए था ताकि किसी जगह किसी को दिखाकर पूछ सकते कि इस शक्ल की औरत यहाँ से गुजरी थी या नहीं। हसन अली ने कहा, सर इस वक्त तक इस औरत की फ़ोटो कापियाँ अपने हेडक्वार्टर में आ चुकी होंगी, क्यों ना हम वापस हेडक्वार्टर जाकर एक फ़ोटो कापी लें। शेर खान ने कहा, नहीं, हमें तलाश के काम जारी रखना चाहिए, अल्लाह मालिक है। और शेर खान ने शहर के शुमाल मशरकी इलाके की तरफ जीप को मोड़ दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए भारतीय दहशतगर्दों के वीरान खंडर वाले खुफिया तहखाने में आते हैं। वहाँ इस वक्त 3 भारतीय दहशतगर्द यानी रामू, गंगू और राम दुलारी और इनका लीडर मकंदलाल मौजूद था और शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल को उड़ाने की स्कीम तैयार कर रहे थे। मकंदलाल एक इंतहाई ताकतवर बम की तारों को जोड़ने में मसरूफ़ था। इसने राम दुलारी की तरफ देखकर कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें पुलिस कमांडोज के हेडक्वार्टर और गर्ल्स हॉस्टल के इलाके का एक चक्कर ज़रूर लगाना होगा। तुम बुरका ओढ़ कर जाओगी और रामू तुम्हारे साथ होगा। इसकी दाढ़ी मूंछें मुसलमानों वाली हैं, ये देहाती लिबास में होगा। तुम लोग पुलिस कमांडोज के हेडक्वार्टर और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास रहोगे। इसके अलावा तुम हमारे इस ठिकाने के इर्द गिर्द का भी जायज़ा लोगे और मालूम करोगे कि जमुना दास की मौत और तुम्हारा राज खुल जाने के बाद पुलिस और पुलिस कमांडोज ने कहाँ कहाँ नाके लगा रखे हैं। तुम अपने अपने काम के माहिर हो, लोगों के हुजूम में से भी CID वालों को पहचान सकते हो। राम दुलारी कहने लगी, मेरा ख्याल है मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहिए। शेर खान और इसके आदमियों को इल्म हो गया होगा कि जमुना दास को मैंने ही हशमत बीबी बनकर हलाक किया है और वो बड़ी सरगर्मी से मुझे तलाश कर रहे होंगे। मकंदलाल ने कहा, तो फिर क्या हुआ? हम लोग इस किस्म के हालात से निमटना जानते हैं, तुम भी जानती हो। हम कल रात रेलवे पुल के नीचे ये बम लगाकर इसे उड़ाने वाले हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो जाए कि हमारे इर्द गिर्द के इलाके में पुलिस और CID वालों की नकलो हरकत क्या है और उन्होंने कहाँ कहाँ नाकाबंदी कर रखी है। बस तुम इस वक्त यहाँ से निकल जाओ और पूरा खोज लगाकर मुझे रिपोर्ट करो। राम दुलारी का जी नहीं चाहता था, लेकिन मकंदलाल इनका लीडर था, वो इसके आगे इनकार नहीं कर सकती थी। दूसरी कोठरी में जाकर राम दुलारी ने मुसलमान देहाती औरतों वाला लंबा सफ़ेद बुरका निकाल कर पहना। रामू ने देहाती हुलिया बनाकर हाथ में टांग पकड़ी और इसी वक्त एक खुफिया रास्ते से निकल गए, दूसरी तरफ से होकर शहर की तरफ चल पड़े। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।